हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई क्लास 6 to 8, 9, 10th और 11, 12th के लिए इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इस बुक में क्लास 9 से लेकर 12th तक एनसीईआरटी के सभी चैप्टर्स का क्वेश्चन और उसके आंसर्स दिए हुए हैं। इस बुक में बीपीएससी टीआरई 1.0, 2.0 और 3.0 में जो भी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी दिए हुए हैं। इसके अलावा DSSB टीजीटी पीजीटी, केवीएस टीजीटी पीजीटी, एनवीएस टीजीटी पीजीटी, ईएमआरएस टीजीटी पीजीटी में भी जो क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स के पूछे गए हैं सभी दिए हुए हैं। इस बुक में कुल 91 क्वेश्चन पेपर में इकोनॉमिक्स के जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे वो सभी दिए हुए हैं। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। इकाई 3 तक के क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज़ के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग इकाई 4 भारत और इसके पड़ोसी देशों के तुलनात्मक विकास अनुभव से संबंधित प्रश्नों का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। आगे के प्रश्न भारत और इसके पड़ोसी देशों के तुलनात्मक विकास अनुभव से संबंधित है। फर्स्ट क्वेश्चन है, सही विकल्प का चयन करें। ए है, भारत, चीन एवं पाकिस्तान ने क्रमशः अपनी पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951, 1953 एवं 1956 में किया। दूसरा है, 1980 के दशक के शुरुआत तक इन देशों की प्रति व्यक्ति आय लगभग बराबर एवं तुलना योग्य थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दोनों सही है। विश्व बैंक के आंकड़ों से पता चलता है कि 1960 में भारत की प्रति व्यक्ति आय $82 थी, जबकि चीन की $89 थी। 1970 में हम लगभग बराबर पर थे। भारत $112 पर तथा चीन $113 पर था। 1980 में भारत $266 पर था और चीन $194 पर काफ़ी पीछे था। भारत, चीन और पाकिस्तान ने क्रमशः पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951, 53 एवं 56 में किया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित दो अभिकथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और दिए गए अभिकथनों के संबंध में योग्य विकल्प का चयन करें। अभिकथन ए है, किसी देश के भीतर पूर्णतः समान वितरण से व्यक्तियों या परिवारों के बीच आय वितरण के विचलन की माप को गिनी गुणांक कहा जाता है। अभिकथन 2 है, 2010 से 15 के दौरान भारत की तुलना में चीन का गिनी गुणांक उच्च था। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए और बी दोनों स्वतंत्र रूप से सत्य हैं। किसी देश के भीतर पूर्णतः समान वितरण से व्यक्तियों या परिवारों के बीच आय वितरण के विचलन की माप को गिनी गुणांक कहा जाता है। इसे 1912 के कोरेडो गिनी ने विकसित किया। वही 2010 से 15 के दौरान भारत की तुलना में चीन का गिनी गुणांक उच्च था। इस दौरान चीन का गिनी गुणांक 37.1% था, वहीं भारत का 32.8% था। अगला प्रश्न है, अपने उपलब्ध संसाधनों के पूर्णतः और सर्वाधिक प्रभावी ढंग से किए जाने वाले उस उपयोग को डैश के रूप में जाना जाता है जिससे ऐसे माल और सेवाओं के अधिकतम संभव आउटपुट के उत्पादन में किसी फर्म, उद्योग या एक संपूर्ण अर्थव्यवस्था द्वारा उपलब्ध संसाधनों का पूर्ण उपयोग हो पाता है।
इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, तकनीकी दक्षता। अपने उपलब्ध संसाधनों के पूर्णतः और सर्वाधिक प्रभावी ढंग से किए जाने वाले उस उपयोग को तकनीकी दक्षता कहते हैं जिससे ऐसे माल और सेवाओं के अधिकतम संभव आउटपुट के उत्पादन में किसी भी फर्म, उद्योग या एक संपूर्ण अर्थव्यवस्था द्वारा उपलब्ध संसाधनों का पूर्ण उपयोग हो पाता है। अगला प्रश्न है, भारत में स्मार्ट सिटीज मिशन 2015 के तहत किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक स्मार्ट शहर निर्धारित किए गए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। भारत सरकार द्वारा जून 2015 में स्मार्ट सिटीज मिशन की शुरुआत की गई थी। इसके तहत भारतीय राज्यों में सबसे अधिक स्मार्ट शहर उत्तर प्रदेश में 10 और तमिलनाडु में 10 थे। वर्तमान में 110 स्मार्ट शहरों में सर्वाधिक स्मार्ट शहर उत्तर प्रदेश में 12 और तमिलनाडु में 12 है। महाराष्ट्र में 11, कर्नाटक में 7 व मध्य प्रदेश में 7 हैं। अगला प्रश्न है, मई 2018 तक इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट पोर्टल पर कितने भारतीय राज्य लाइव थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 16। अगला प्रश्न है, 2017-18 के दौरान भारतीय सरकार की ब्याज सहायता योजना के तहत किसानों द्वारा एक वर्ष के भीतर देय रियायती फसल ऋण का कितना लाभ उठाया जा सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 3 लाख तक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी चीजें सार्वभौमिक मूल आय कल्याण कार्यक्रम के तहत सरकार की ओर से सभी नागरिकों को प्रदान की जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एक निश्चित धनराशि। एक निश्चित धनराशि सार्वभौमिक मूल आय कार्यक्रम के तहत सरकार की ओर से सभी नागरिकों को प्रदान की जाती है। इसके तहत सभी लोगों को न्यूनतम आवश्यक आय उपलब्ध करा सकेंगे। इससे निर्धनता उन्मूलन, सभी को स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और रोजगार सुरक्षा उपलब्ध होगी तथा लैंगिक समता को बढ़ावा मिलेगा। अगला प्रश्न है, मई 2016 को भारत में गरीब परिवारों को क्या प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरू की गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एलपीजी कनेक्शन। मई 2016 को भारत में गरीब परिवारों को एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरू की गई थी। उज्ज्वला 2.0 की शुरुआत 10 अगस्त 2021 को महोबा, उत्तर प्रदेश से किया गया। इसके तहत 1 करोड़ अतिरिक्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अगला प्रश्न है, 2015 के दौरान भारत में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत शिशु की ऋण सीमा क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 50,000 तक। 8 अप्रैल 2015 के दौरान भारत में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋणों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। ये हैं शिशु, किशोर और तरुण। शिशु ऋण में 50,000 तक, किशोर ऋण में 50,000 से 5 लाख तक और तरुण ऋण में 5 लाख से 10 लाख तक के ऋण। इसके तहत ऋण विनिर्माण, व्यापार और सेवा क्षेत्रों में आय सृजन गतिविधियों इत्यादि के लिए दिया जाता है। अगला प्रश्न है, ग्रामीण महिलाएं महिला समृद्धि योजना का लाभ उठा सकती हैं यदि वे अपना खाता यहाँ खोलती हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ग्रामीण डाकघर। ग्रामीण महिलाएं महिला समृद्धि योजना का लाभ उठा सकती हैं यदि वे अपना खाता ग्रामीण डाकघर में खोलती हैं। इसे 2 अक्टूबर 1993 को महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा शुरू किया गया। इससे महिलाओं में बचत की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना सम्मिलित है जिससे महिलाएं आर्थिक रूप से स्वावलंबी हो सकें। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का कब शुभारंभ किया गया?
इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 8 अप्रैल 2015 को। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को शुरू किया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश के युवाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना है। अगला प्रश्न है, मेक इन इंडिया वैश्विक पहल का प्रवर्तन किया गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 2014 में। मेक इन इंडिया पहल को प्रधानमंत्री द्वारा सितंबर 2014 में राष्ट्र निर्माण पहल के व्यापक सेट के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया। इसका लक्ष्य देश को एक अग्रणी वैश्विक विनिर्माण और निवेश गंतव्य में बदलना है। इसके 4 स्तंभ हैं: नई प्रक्रियाएं, नया बुनियादी ढांचा, नए क्षेत्र व नई मानसिकता। इसका उद्देश्य विनिर्माण क्षेत्र में वार्षिक वृद्धि दर को 12 से 14% बढ़ाना है। अगला प्रश्न है, नरेगा का पूरा नाम है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। नरेगा का पूरा नाम नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है। इसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 कहते हैं। इसके तहत वे सभी लोग जो काम करने में सक्षम हैं और जिन्हें काम की ज़रूरत है को सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। यदि सरकार रोजगार उपलब्ध कराने में असफल रहती है तो वह बेरोजगारी भत्ता देगी। इस अधिनियम के अंतर्गत उस तरह के कामों को वरीयता दी जाएगी जिनसे भविष्य में भूमि से उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी। अगला प्रश्न है, कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनें। कथन ए है, पीएम गति शक्ति एक ढांचा विकास समन्वय प्लेटफॉर्म है। कथन बी है, पीएम गति शक्ति 7 ढांचा संबंधी इंजनों द्वारा आगे बढ़ रही है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए दोनों सही है। विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी बुनियादी ढांचा प्रदान करने के लिए 13 अक्टूबर 2021 को पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान लॉन्च किया गया था। इसके 7 इंजन रेलवे, सड़कें, बंदरगाह, जल मार्ग, हवाई अड्डे, जल परिवहन और रसद अवसंरचना मिलकर अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाएंगे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है। ए है, यह ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा क्रियान्वित एक गरीबी उन्मूलन परियोजना है। कथन बी है, यह योजना ग्रामीण गरीबों को स्वयं सहायता समूह के रूप में संगठित करती है एवं स्वरोजगार को बढ़ावा देती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ए और बी दोनों सही है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को जून 2013 में स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना का पुनर्गठन करके शुरू किया गया। यह ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा क्रियान्वित एक गरीबी उन्मूलन परियोजना है। यह योजना ग्रामीण गरीबों को स्वयं सहायता समूह के रूप में संगठित करती है एवं स्वरोजगार को बढ़ावा देती है। 29 मार्च 2016 को NRLM का नाम बदलकर NRLM दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कर दिया गया है। आगे के प्रश्न विकास पथ एक चित्रांकन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 16 है, साप्टा का संबंध इससे है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, व्यापार से। साप्टा सार्क प्रिफरेंशियल ट्रेडिंग एग्रीमेंट का संबंध व्यापार से है। साप्टा का विचार 1993 में सार्क के 7 सदस्य देशों द्वारा लाया गया। दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौता जनवरी 2006 से लागू हुआ। साफ्टा का उद्देश्य व्यापार रियायतों के आदान प्रदान के माध्यम से सदस्य राज्यों के बीच आपसी व्यापार और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न है, चीन में शाखा खोलने वाला पहला भारतीय बैंक कौन सा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। चीन में शाखा खोलने वाला पहला भारतीय बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। SBI ने अपनी पहली शाखा संघाई में खोली है। यह संचार के माध्यम से आई क्रांति का परिणाम है। इसी कारण विदेशों में इन सेवाओं को प्राप्त करने की प्रवृत्ति बहुत अधिक हो गई है।
अगला प्रश्न है, ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान किस देश द्वारा चलाया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चीन द्वारा। चीन द्वारा 1958 में ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य बड़े पैमाने पर देश का औद्योगिकरण करना था। लोगों को अपने घर में उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में कम्यून प्रारंभ किए गए। कम्यून पद्धति के अंतर्गत लोग सामूहिक रूप से खेती करते थे। 1958 में 26,000 कम्यून थे, जिनमें प्रायः समस्त कृषक शामिल थे। आगे के प्रश्न जनांकीय संकेतक से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत में पहली जनगणना किस वर्ष आयोजित की गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1872 में। भारत में पहली जनगणना 1872 में आयोजित की गई थी। ब्रिटिश भारत की जनसंख्या के विस्तृत ब्यौरे सबसे पहले 1881 की जनगणना के तहत एकत्रित किए गए, यद्यपि इसकी कुछ सीमाएं थीं। अगला प्रश्न है, वर्तमान लिंग अंतरों और मुद्दों को समझने और रणनीतियों और कार्यों में इन्हें सम्मिलित करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लिंग समानता, जेंडर इक्वालिटी। वर्तमान लिंग अंतरों और मुद्दों को समझने और रणनीतियों और कार्यों में इन्हें सम्मिलित करने की क्षमता को लिंग समानता कहा जाता है। अब साक्षरता में पुरुषों और महिलाओं के बीच अंतर कम हो रहा है, जो लिंग समता की दिशा में सकारात्मक विकास है। अगला प्रश्न है, शिशु मृत्यु दर से अभिप्राय है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1 वर्ष से कम आयु के शिशु की मृत्यु से। शिशु मृत्यु दर IMR का अर्थ 1 वर्ष से कम उम्र के प्रति 1000 जीवित बच्चों में होने वाली मौतों की संख्या है। फरवरी आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार भारत में शिशु मृत्यु दर वर्ष 2020 के आंकड़ों के तहत 1000 जीवित जन्म पर IMR 20 है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में निम्नलिखित में से किस जिले में ग्रामीण साक्षरता दर सबसे अधिक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रोहतास और औरंगाबाद में। कोई व्यक्ति जो 7 वर्ष की आयु पूरी करने के साथ किसी चीज को समझ के साथ लिख पढ़ सकता हो तो उसे भारत में साक्षर माना जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के रोहतास एवं औरंगाबाद जिले में ग्रामीण साक्षरता दर सर्वाधिक है। अगला प्रश्न है, NFHS 5 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में कुल प्रजनन दर 2 से ऊपर है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। NFHS 5 रिपोर्ट के तहत भारत में केवल 5 राज्य हैं जो 2.1 प्रजनन क्षमता के प्रतिस्थापन स्तर से ऊपर हैं। ये राज्य क्रमशः बिहार, मेघालय, उत्तर प्रदेश, झारखंड और मणिपुर हैं। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में निम्नलिखित में से किन जिलों में 5% से कम शहरीकरण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कैमूर और समस्तीपुर। जनगणना 2001 तथा 2011 के बीच समस्तीपुर की कुल आबादी में शहरी आबादी का प्रतिशत बढ़ने के बजाय घट गया है। रिपोर्ट के मुताबिक समस्तीपुर जिला बिहार के सबसे कम शहरीकरण वाला जिला है। 2011 की जनगणना के अनुसार जिले की कुल आबादी के महज 3.5% ही लोग शहर में रहते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार समस्तीपुर तथा कैमूर नगरीय आबादी का प्रतिशत क्रमशः 3.47 और 4.03 है। सर्वाधिक नगरीकृत जिले क्रमशः पटना, मुंगेर, भागलपुर और बेगूसराय हैं। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले का लिंगानुपात 1000 से अधिक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गोपालगंज। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले गोपालगंज 1021, सिवान 988, सारण 954, किशनगंज 950 व नवादा
939 है। बिहार राज्य में लिंगानुपात 918 है। अगला प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात 918 है। राज्य की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर 25.4% है और बिहार में साक्षरता दर लगभग 61.8% है। ये तीनों ही कथन सही दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, बिहार की 2022 में अनुमानित जनसंख्या क्या था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 12.49 करोड़। अगला प्रश्न है, जनांकीय संक्रमण की द्वितीय अवस्था को सुलभता से जाना जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जनसंख्या विस्फोट। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन 1929 में W.M. थॉमसन ने किया, किंतु इसे व्यवस्थित तथा वैज्ञानिक रूप देने का श्रेय फ्रैंक नोटेनस्टीन को है, जिन्हें जनांकीय का जनक कहा जाता है। जनांकीय संक्रमण की द्वितीय अवस्था में जन्म दर ऊंची होती है। चूंकि इस अवस्था में विकास के साथ साथ लोगों की आय में, सेवाओं में वृद्धि होती है, सरकारी प्रयास के कारण प्लेग, चेचक, हैजा जैसी बीमारियों में तीव्र कमी के कारण मृत्यु दर में तेजी से कमी आती है। इस अवस्था में जनसंख्या वृद्धि दर 2 से अधिक बनी रहती है। इस अवस्था को जनसंख्या विस्फोट की अवस्था कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में अनुसूचित जाति की सबसे अधिक संख्या वाला राज्य कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार 41.4 मिलियन की आबादी के साथ उत्तर प्रदेश में भारत में अनुसूचित जाति की संख्या सबसे अधिक है, जो राज्य की कुल आबादी का लगभग 21% है। अगला प्रश्न है, भारत का कुल क्षेत्रफल दुनिया के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 2.4%। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो इसे विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश बनाता है और भारत में विश्व के कुल सतही क्षेत्रफल का लगभग 2.4% है। अगला प्रश्न है, भारत में किसको एक महान जनांकीय विभाजन माना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1921। वर्ष 1921 को जनसांख्यिकी विभाजन के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इस वर्ष से पहले जनसंख्या स्थिर नहीं थी। कभी यह बढ़ जाती थी तो कभी घट जाती थी। वर्ष 2011 से 21 की अवधि में असाध्य रोगों के कारण जनसंख्या में कमी आई। इस दौरान 0.31% की नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई, जो भारत के जनसांख्यिकी इतिहास में केवल एक बार हुआ। 1921 से पहले जनसंख्या की वृद्धि दर सामान्यतः कम थी, लेकिन इस वर्ष के बाद जनसंख्या में उल्लेखनीय तथा निरंतर वृद्धि हुई। अगला प्रश्न है, जनसंख्या के निम्नलिखित प्रवास में से कौन सा जनसंख्या के आकार को नहीं बदलता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आंतरिक प्रवास। आंतरिक प्रवासन जनसंख्या के आकार को नहीं बदलता है, लेकिन देश के भीतर जनसंख्या वितरण को बदल देता है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक गतिविधियों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, शिक्षा देना। प्राथमिक गतिविधियां वे हैं जिनमें प्राकृतिक संसाधनों का निष्कर्षण या उत्पादन शामिल है, जैसे कृषि में फल और सब्जियां उगाना तथा पशुपालन में मवेशी, मुर्गी तथा मछली पालन आदि आते हैं। दूसरी ओर शिक्षा एक तृतीय गतिविधि है, क्योंकि इसमें व्यक्तियों को शिक्षण और प्रशिक्षण जैसी सेवाओं का प्रावधान शामिल है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कारकों में से कौन सा कारक छिड़काव जनसंख्या के लिए जिम्मेदार है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बीहड़ इलाके और प्रतिकूल जलवायु।
ऊबड़ खाबड़ इलाका और प्रतिकूल जलवायु ऐसे कारक हैं जो किसी क्षेत्र को कम रहने योग्य बना सकते हैं, जिससे जनसंख्या विरल हो जाती है। ऊबड़ खाबड़ इलाका बुनियादी ढांचे का निर्माण, संसाधनों तक पहुंच और यात्रा को कठिन बना सकता है, जबकि प्रतिकूल जलवायु भोजन, पानी तक पहुंच और स्वास्थ्य बनाए रखने को चुनौतीपूर्ण बना सकती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक निश्चित समय में समाज में पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता की सीमा को मापने के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक संकेतक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लिंगानुपात। लिंगानुपात जो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या है, लैंगिक समानता का प्रत्यक्ष माप है। यह जनसंख्या में पुरुषों और महिलाओं की संख्या के बीच संतुलन को इंगित करता है। अतः विकल्प सी सही है, जबकि अन्य विकल्प महत्वपूर्ण सामाजिक संकेतक है, वे सीधे तौर पर लैंगिक समानता को नहीं मापते हैं। अगला प्रश्न है, जनसंख्या में बच्चों का एक बड़ा हिस्सा निम्नलिखित का परिणाम है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उच्च जन्म दर। किसी एक वर्ष में अशोधित जन्म दर तथा मृत्यु दर के अंतर को जनसंख्या की वृद्धि दर कहते हैं। इस प्रकार की आकलित वृद्धि दर को जनसंख्या की प्राकृतिक संवृद्धि दर कहा जाता है। जनसंख्या में बच्चों का एक बड़ा हिस्सा उच्च जन्म दर का परिणाम है। अगला प्रश्न है, लिंगानुपात क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या। किसी स्थान, देश या प्रदेश की जनसंख्या में पुरुषों व स्त्रियों की संख्या के बीच का अनुपात लिंगानुपात कहलाता है। लिंगानुपात इज इक्वल्स टू स्त्रियों की संख्या अपॉन पुरुषों की संख्या इंटू 100। अगला प्रश्न है, विभिन्न आयु वर्ग के लोगों का समूह कहलाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आयु रचना। किसी भी देश के विभिन्न आयु समूहों के लोगों की संख्या के रूप में आयु संरचना को परिभाषित किया गया है। लोग अपने आयु समूह के अनुसार निर्णय लेते हैं। समूह आयु के आधार पर आवश्यकताएं, खरीद और उपभोक्ता की आदतें अलग अलग होती हैं। अगला प्रश्न है, 10 की जनसंख्या वृद्धि 2001 से 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों को बढ़ते क्रम में लगाएं। पहला है राजस्थान, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है हरियाणा और चौथा है उत्तराखंड। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, DCBA। 10 की जनसंख्या वृद्धि 2001 से 11 के अनुसार सबसे पहले उत्तराखंड, उसके बाद हरियाणा, उसके बाद मध्य प्रदेश और उसके बाद राजस्थान आएगा। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों को महिला की साक्षरता दर के अनुसार घटते क्रम में लगाएं। पहला है पश्चिम बंगाल, दूसरा है गुजरात, तीसरा है हिमाचल प्रदेश और चौथा है तमिलनाडु। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, CDAB। जनगणना 2011 के अनुसार महिलाओं की साक्षरता दर घटते क्रम में इस प्रकार है। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश, उसके बाद तमिलनाडु, उसके बाद पश्चिम बंगाल और सबसे अंत में गुजरात। अगला प्रश्न है, प्रजनन दर में काफ़ी गिरावट के बावजूद भारत की जनसंख्या इस कारण से बढ़ रही है। पहला है मृत्यु दर में कमी, दूसरा है जीवन आयु सीमा में बढ़ोतरी, तीसरा है अच्छा जीवन स्तर और चौथा है शिशु मृत्यु दर में वृद्धि। सही विकल्प का चयन करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, केवल A, B और C सही है। उच्च शिक्षा, बढ़ी हुई गतिशीलता, देर से शादी, आर्थिक रूप से स्वतंत्र महिलाएं और समग्र समृद्धि सभी TFR में गिरावट में योगदान दे रहे हैं। शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में यह 2 से नीचे चला जाता है। जहां लड़कियां स्कूली शिक्षा पूरी करती हैं और कॉलेज पास करने के बाद
TFR और भी कम हो जाती हैं। उच्चतम 3.2 TFR के साथ बिहार में निरक्षर महिलाओं का प्रतिशत सबसे अधिक 26.8% था, जबकि केरल, जहां महिलाओं के बीच साक्षरता दर 99.3% है, वहां प्रजनन दर सबसे कम है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल प्रजनन दर 2.1 से 2.9 है। अगला प्रश्न है, NFHS 5 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 2019 से 21 के अनुसार कथन ए है, NFHS 5 दर्शाता है कि भारत में शिशु पोषण के सभी सूचकांक पूरे भारत के स्तर पर बेहतर हुए हैं। कथन बी है, लेकिन 15 से 49 आयु वर्ग की गर्भवती महिलाओं का अनुपात जिसमें खून की कमी है NFHS 4 की तुलना में बढ़ गई है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ए और बी दोनों सही है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण बड़े पैमाने पर किया जाने वाला एक बहुस्तरीय सर्वेक्षण है जो पूरे भारत में परिवारों के प्रतिनिधि नमूने में किया जाता है। अधिकांश भारतीय राज्यों में शिशु और बाल मृत्यु दर में गिरावट आई है। सिक्किम, जम्मू कश्मीर, गोवा एवं असम ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया। वहाँ नवजात मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर और बाल मृत्यु दर में भारी कमी देखी गई, लेकिन 15 से 49 आयु वर्ग की गर्भवती महिलाओं का अनुपात जिसमें खून की कमी NFHS 4 में 53.1% थी, जो NFHS 5 में बढ़कर 57% हो गई थी। इस प्रकार दोनों कथन सही दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, 2016 के दौरान जीडीपी में क्षेत्रीय योगदान के संदर्भ में भारत, पाकिस्तान और चीन की अर्थव्यवस्थाएं किस पर अधिकतम निर्भर थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सेवाएं। 2016 के दौरान जीडीपी में क्षेत्रीय योगदान के संदर्भ में भारत, पाकिस्तान और चीन की अर्थव्यवस्थाएं सेवा क्षेत्र पर अधिकतम निर्भर थी। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से राज्य में झुग्गी झोपड़ी में वास करने वाली जनसंख्या सबसे अधिक थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार महाराष्ट्र में झुग्गी झोपड़ी में वास करने वाली जनसंख्या सबसे अधिक थी। इसके बाद आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश जनसंख्या स्लम में निवास करती है। अगला प्रश्न है, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के चरण 2 के अनुसार इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मृत्यु दर में तीव्र गिरावट आती है। जनांकीय संक्रमण के चरण 2 में विकास के साथ लोगों के आय में वृद्धि होती है, रहन सहन के स्तर में सुधार तथा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में वृद्धि होती है, जिससे मृत्यु दर में तीव्र गिरावट आती है। वर्ष 1921 के पूर्व भारत जनांकीय संक्रमण के प्रथम सोपान में था। द्वितीय सोपान का प्रारंभ 1921 के बाद माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत में प्रजनन दर चीन की तुलना में अधिक है। विश्व विकास सूचकांक के आंकड़ों के अनुसार प्रजनन दर के संदर्भ में आरोही क्रम में चीन 1.7%, भारत 2.2% और पाकिस्तान 3.6% है। इस प्रकार भारत में प्रजनन दर चीन से अधिक और पाकिस्तान से कम है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कथन ए है, हाल ही में प्रकाशित NHFS 5 दर्शाता है कि प्रमुख राज्यों में बिहार, उत्तर प्रदेश एवं झारखंड को छोड़कर सभी में कुल प्रजनन दर प्रतिस्थापन दर से नीचे हैं। कथन बी है, झारखंड एवं उत्तर प्रदेश की तुलना में बिहार में प्रजनन दर कम है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ए और बी दोनों गलत है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं पारिवारिक सर्वेक्षण 5 2019 से 21 के आंकड़ों के अनुसार प्रमुख राज्य जिनका कुल प्रजनन दर प्रतिस्थापन दर से ऊपर हैं, वे हैं बिहार, मेघालय, उत्तर प्रदेश, झारखंड और उसके बाद महाराष्ट्र।
अगला प्रश्न है NHFS 5 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश का। अगला प्रश्न है NFHS 5 के अनुसार वर्ष 2019 से 21 में भारत में कुल प्रजनन दर घटकर हो गई है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 2.0। अगला प्रश्न है जनांकीय लाभांश जनसंख्या के किस आयु वर्ग में वृद्धि से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 15 से 59 वर्ष। जनसांख्यिकी लाभांश जनसंख्या के 15 से 59 वर्ष की आयु वर्ग में वृद्धि से संबंधित है। कार्यशील आयु वर्ग स्वयं अपना भरण पोषण तो करता ही है, साथ ही उसे अपने आयु वर्ग से बाहर के आयु वर्ग को भी सहारा देना होता है जो स्वयं काम नहीं कर सकते और इसीलिए पराश्रित होते हैं। भारत इस समय विश्व के सबसे युवा देशों में से एक है। अगला प्रश्न है नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन है केरल में शिशु मृत्यु दर कम है। कारण है केरल में बुनियादी स्वास्थ्य और शैक्षिक सुविधाओं का पर्याप्त प्रावधान है। उपरोक्त कथनों के संदर्भ में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अभिकथन और कारण दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं पारिवारिक सर्वेक्षण 5 के अनुसार केरल में शिशु मृत्यु दर 6.0 है, जो देश के राज्यों में न्यूनतम है क्योंकि केरल में बुनियादी स्वास्थ्य और शैक्षिक सुविधाओं का पर्याप्त प्रावधान है। अगला प्रश्न है जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि को डैश के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जन्म दर माइनस मृत्यु दर। जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन की 3 मुख्य प्रक्रियाएं हैं, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। जन्म दर एवं मृत्यु दर के बीच का अंतर जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर है। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है उसे जन्म दर कहते हैं। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वालों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। अगला प्रश्न है किस वर्ष के बाद भारत जनसांख्यिकी संक्रमण के दूसरे चरण में पहुंच गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1920। भारत जनसांख्यिकी संक्रमण की द्वितीय अवस्था का स्पष्ट प्रभाव 1920-21 से 1930-31 के दौरान देखने को मिला। इस संक्रमण वर्ष के बाद मृत्यु दरों में तेजी से गिरावट आई, जबकि जन्म दर थोड़ी सी गिरी। 1921 के बाद मृत्यु दर में गिरावट आने का प्रमुख कारण यह था कि अकालों और महामारियों पर नियंत्रण बढ़ गया। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस जनांकीय संक्रमण के चरणों में से जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च होते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, चरण 1। जनसांख्यिकी संक्रमण का सिद्धांत से आशय जनसंख्या वृद्धि आर्थिक विकास के समग्र स्तरों से जुड़ी है एवं प्रत्येक समाज विकास से संबंधित जनसंख्या वृद्धि के एक निश्चित स्वरूप का अनुसरण करता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन W.S. थॉम्सन ने किया। इसके 3 बुनियादी चरण होते हैं, लेकिन इसका विस्तार फ्रैंक नोटेस्टीन ने किया। इसके 5 चरण है। जनसंख्या संक्रमण के प्रथम चरण में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च होते हैं। अगला प्रश्न है जनांकीय संक्रमण का कौन सा चरण निम्न जन्म और मृत्यु दर और धीमी जनसंख्या वृद्धि का निरूपण करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, चौथा चरण। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के चरण 4 निम्न जन्म और निम्न मृत्यु दर धीमी जनसंख्या वृद्धि का निरूपण करता है। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की निम्नलिखित 5 अवस्थाएं हैं। प्रथम चरण, इसमें समाज में जनसंख्या वृद्धि का कम होना क्योंकि समाज अल्प विकसित और तकनीकी दृष्टि से पिछड़ा होता है। वृद्धि दर कम इसलिए होती है क्योंकि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च होती है। द्वितीय चरण में उच्च जन्म दर एवं गिरती मृत्यु दर और तीव्र जिससे तीव्र जनसंख्या वृद्धि की अवस्था।
तृतीय चरण में कम होती जन्म दर और न्यून मृत्यु दर तथा कम होती जनसंख्या की अवस्था है। चतुर्थ चरण में निम्न जन्म दर एवं न्यून मृत्यु दर, धीमी जनसंख्या में वृद्धि की अवस्था है। पांचवें चरण में जन्म दर मृत्यु दर से भी कम, ऋणात्मक वृद्धि की अवस्था है। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार पटना की कुल जनसंख्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 58,38,465। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिलों में न्यूनतम लिंगानुपात है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मुंगेर और भागलपुर। लिंगानुपात स्त्री पुरुष अनुपात को कहते हैं। इसकी गणना 1000 पुरुषों पर की जाती है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के जिलों में न्यूनतम लिंगानुपात में मुंगेर, उसके बाद भागलपुर, खगड़िया, शिवहर और बेगूसराय, वैशाली है। बिहार राज्य का लिंगानुपात 918 है। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में साक्षरता दर है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए उपर्युक्त में से कोई नहीं। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य की साक्षरता दर 61.8% है। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम विधिवत जनगणना का वर्ष था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1881। भारत में पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में कराई गई थी, लेकिन भारत में विधिवत एवं आधिकारिक रूप से जनगणना वर्ष 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन द्वारा करवाई गई थी। वर्ष 2011 तक 15वीं व आज़ादी के बाद से 2011 तक 7 बार जनगणना कराई जा चुकी है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार जनसंख्या घनत्व के घटते क्रम में निम्नलिखित राज्यों को व्यवस्थित करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार दिए गए राज्यों का जनसंख्या घनत्व का घटता क्रम इस प्रकार है। बिहार में 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, पश्चिम बंगाल में 1028 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, केरल में 860 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और उत्तर प्रदेश में 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। सकल घरेलू उत्पादन एवं क्षेत्रक से संबंधित प्रश्नों का डिस्कशन हम लोग इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।